हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अब तक हमने ये बना लिया है कि क्राइटेरिया के अलग अलग क्या वेटेज है। ऐसा स्केल हमने यूज़ किया था वर्ड का, एंड यूज़र से पूछा कि इसके बारे में बताओ और ये दे दिया। इनसे स्कोर कैसे निकलता है? हमें दो चीज़ चाहिए। एक तो हमें निकालनी है प्रायोरिटी कि इन तीनों का कंपैरिजन आ जाए कि इसका स्कोर जिसको हम आपस में कंपेयर कर सकें रेशो लेवल के ऊपर, रेशो डाटा की तरह। और सेकंड फिर हमें ये देखना है कि हर एक के अंदर एक्स वाई जेड इनका कितना कितना है, यानी ब्रांड के अंदर क्या वेटेज है, प्लेसमेंट में क्या वेटेज है, इसका वेट निकालना है और इनकी निकालनी है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं, यहाँ पे दो टर्म आएंगी। एक तो बोलते हैं आइगन वैल्यू, तो एक होता है वेट। तो इन दोनों को हम कैसे निकालते हैं, ये एक मैथमेटिकल चीज़ है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपको एक बारी पेशेंटली सुननी है चीज़ें। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं नॉर्मलाइज स्कोर। तो अब दो चीज़ होती हैं, एक होता है स्टैंडर्डाइज स्कोर, एक होता है नॉर्मलाइज स्कोर। नॉर्मलाइज स्कोर को ऐसे समझें जैसे परसेंटाइल बोलते हैं ना, कि जो भी किसी को अगर 100 बना दें तो बाकियों को उसके बेस पे नॉर्मलाइज करना। इजी मेथड के लिए नॉर्मलाइज स्कोर वो है जिनका रो टोटल और कॉलम टोटल 1 होता है, रो का भी टोटल और कॉलम का टोटल। तो उसका एक बहुत ही आसान सा इटरेटिव प्रोसेस है, थोड़ी सी लंबी है। क्या है कि जैसे अभी इनका अगर मैं देखूं सम, ऑल्ट इक्वल टू से सीधा फंक्शन आ जाता है। तो इनका है 11 4 और दिस। तो रो टोटल को 1 कैसे बनाएं, उसका सिंपल सा तरीका, इसको अगर हम रो टोटल से डिवाइड कर दें तो देखें ये आ गया सम ऑफ ऑल दिस नंबर्स, ये 1 हो गया। तो ये तो बहुत इजीली 1 हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट द कॉलम टोटल? कॉलम टोटल थोड़ी 1 हुआ है, कॉलम टोटल तो कुछ कुछ है। तो इसके लिए हम फिर वही मेथड यूज करें, इक्वल टू दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर। इस बार हम कॉलम को फ्रीज कर देते हैं। अब हमारा जो कॉलम है उसका सम 1 हो गया, लेकिन क्या रो का सम 1 हुआ? अब रो का तो नहीं हुआ। तो फिर से वही प्रोसेस रिपीट करते हैं, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है। अब इससे रो का तो जरूर 1 हो गया होगा, सॉरी कॉलम का। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो रो है ना, मतलब सॉरी ये कॉलम का टोटल है, उल्टा बोल दिया मैंने। कॉलम का टोटल यहाँ 1 किया, लेकिन रो का 1 नहीं था। रो का किया पर अब कॉलम का 1 नहीं है। अब कॉलम को 1 किया तो रो का चेक करते हैं, अब रो का 1 नहीं है तो फिर रो का करें। तो इसका मैंने एक छोटा सा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस है, वी डोंट नो कितना टाइम लगेगा इसमें, तो इसके मैंने छोटे छोटे कुछ मैक्रो बना दिए हैं, 3 मैक्रो। और मैक्रो क्या है? अ, वैसे मैक्रो तो एक बिल्कुल अलग है, मैं यहाँ मैक्रो नहीं समझा रहा आपको, मैं आपको सिंपल करके दिखाता हूँ। मैंने प्रेस किया कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से एक मैक्रो है ये, इसीलिए जो फाइल है इसका नाम क्या है फाइल का, AHP macros डॉट XLM। सो XLM क्या होता है, यहाँ देखिए एक बारी, AHP लास्ट में नाम पढ़िए, लास्ट में क्या लिखा है, मैक्रोज डॉट XLSM, मैक्रो अनेबल्ड फाइल है ये। तो इसमें सबसे पहले तो जब भी इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे लेट्स से मैक्रोज, तो ये ऊपर आ जाएगा ऑप्शंस कि इसके अंदर अनेबल द कंटेंट करें। अब हम यहाँ देखते हैं जो हमारा, दोबारा देखें 1, ये तो 1 होता है, ये हमारा होता है 0.333, 1/7 142.857, ये भी 0.333, और यहाँ लिखा है 3 7 और 3। तो अब मैं अपने मैक्रो यूज़ करके इसमें काम करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी। तो इन सब का टोटल आ गया, हर वैल्यू को टोटल से डिवाइड कर दिया और फिर इनका टोटल 1 आ गया। ठीक है, कंट्रोल सी आर, इससे इनका टोटल आया, टोटल आने के बाद ये जो टोटल आया इसको हर वैल्यू को इस टोटल से डिवाइड किया, तो कॉलम का तो 1 हो गया और ये यहाँ आ गया। इसमें एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, पोजीशनिंग कहाँ पर है? वैसे तो रिलेटिव मैक्रो है यहाँ पे, यानी जब 3/3 का है तो फर्स्ट कॉलम के नीचे हमें आके इस मैक्रो को रन करना है, अगर आप करना चाहें। वैसे ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको करना नहीं है ये काम, समझना है कि आया कहाँ से है ये जो हम नॉर्मलाइज स्कोर की कोशिश कर रहे हैं। तो मैक्रो क्या कर रहा है कि जैसे ही इसको खत्म किया ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है जहाँ से सेकंड मैक्रो शुरू हुआ, कंट्रोल शिफ्ट आर, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट आर। कॉलम का तो 1 हो गया है, यहाँ पे रोज का तो 1 हो गया, कॉलम का कंट्रोल शिफ्ट सी, अभी भी नहीं हुआ, आर
हो गया, सी हो गया। ओके, यहाँ पे हमारा कॉलम का टोटल भी 1 हो गया है, ये रो का टोटल भी 1 है सबका, तीनों का, और कॉलम का भी टोटल है। इसको बोलते हैं नॉर्मलाइज स्कोर। अब हमारा आइगन वैल्यू क्या होती है, दैट इज सिंपली 1 डिवाइडेड बाई दिस। तो हमारे पास ये 3 वैल्यू आ जाती हैं। एक वैल्यू आई हमारे पास दिस, दिस एंड दिस। इन तीनों में से जो सबसे बड़ी होती है, मैक्सिमम ऑफ द 3, उसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू या लैम्डा। तो हमारा आ गया 3.00674, क्योंकि इन तीनों में तो यही बड़ी दिख रही है मुझे। तो एक तरीका तो ये है इसको कैलकुलेट करने का कि ये एक लंबी इटरेटिव प्रोसेस के थ्रू करें, लेकिन एक और भी है, एक इससे आसान तरीका भी है। आसान तरीका क्या है हमारे पास, कि हम एक एरे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब ये बिल्कुल ऑप्शनल है आपको समझना, आप बिल्कुल ये कर सकते हैं कि ये ना देखें ये कहाँ से आया, सिंपल इससे मतलब है कि ये वैल्यू आ गई, क्योंकि वो तो एक मैंने अलग से फाइल बना दी है यहाँ पे, जिसकी मैं अगले वीडियो में बात करूँगा कि AHP। आपने सिर्फ यहाँ वैल्यूज़ डालनी है 10 तक, ये सब कैलकुलेशंस होके आ जाएगा। पर अभी मैं समझा रहा हूँ ये आता कैसे है, तो जो थोड़ा सा सीखना चाहें वो अभी कंटिन्यू करें आगे। दूसरा तरीका है ये निकालने का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस एरे का इस एरे के साथ ही मल्टीप्लाई करें। अब अगर आपको मैट्रिक्स का कुछ आता है तो 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ऐसे होता था, एक का रो वाइज और दूसरे का कॉलम वाइज। इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, 1 इंटू 1 प्लस दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू। ये कैसे होगा, एक बार तो ऐसे पढ़ा जाएगा, फिर वही एरे दिखाया, दूसरी बार ऐसे पढ़ा जाएगा, राइट। और ये एरे कैसे काम करता है, एरे काम, अब ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, अगर मैं सिंपल प्रेस करता हूँ तो ये 2.999 आया, पर व्हाट अबाउट दीज वैल्यूज, इन वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है F2 एंड देन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये हमारा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अब आप देखिए कि रफली ये जो डायगोनल है ये तो 3 ही आ रहा है, रफली 3 आ रहा है, दिस इंटू दिस, वो सिर्फ डेसिमल्स का फर्क है, अदरवाइज तो एग्जैक्टली 3 आएगा। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का टोटल लें और इसको डिवाइड कर दें इनके तीनों के सम से। ये जो वैल्यू है ये भी हमारी वही कैलकुलेशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी थोड़ी सी लंबी है ये इटरेटिव प्रोसेस, तो मैंने इसका भी एक मैक्रो बनाया है कंट्रोल शिफ्ट M, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट M करते जाएं और कंट्रोल शिफ्ट M, ये वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है। ये टू सम एक्सटेंट फैक्टर एनालिसिस वगैरह हम रन करते हैं ना, वो ऐसे काम करता है। पहली प्रोसेस में हमारे पास कुछ स्कोर था, दूसरी में स्कोर आया, ये कुछ स्कोर आया, अभी के लिए एक बार इसको देख लीजिए। ये जो स्कोर आया कैसे आया, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, इन सब का टोटल किया, इस टोटल का ग्रैंड टोटल, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दैट ग्रैंड टोटल, यही आ गया ना, I1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस 3 नंबर्स। फिर यही प्रोसेस रिपीट करता रहा, कब तक करनी है, जब तक इनका डिफरेंस 0 ना आ जाए। तो अभी देखिए छोटा सा आ रहा है डिफरेंस, हल्का सा, सेकंड इटरेशन में ये डिफरेंस और कम हो गया, थर्ड में और कम हो गया, फोर्थ में 0 ही हो गया। इसके बाद तो अब ये 0 ही रहने वाला है, यानी ये जो वैल्यू है, अब इस वैल्यू का हम क्या यूज करने वाले हैं, लेट मी राइट दिस इज इक्वल टू, ये तीनों नंबर मैंने यहाँ ले लिए, ये जो 3 नंबर हैं ये तीनों नंबर मैंने ले लिए यहाँ पे। नाउ व्हाट, इक्वल टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों का अगर इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दें हम, ठीक है। ये क्या थे, ये तो एक्चुअल जो यूजर ने दिया था, ये क्या है, ये हमने अपनी जो इनसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से कैलकुलेशन की है, एंड डिवाइडेड बाय दिस नंबर, ये नंबर भी हमारा 3.006, ये वही चीज़ आ जाती है 3.006 जो हम इससे निकालते हैं, 3.006 3.006, हल्का सा कहीं फाइन आएगा वो डेसिमल प्लेसेस का, अगर एक और लेंगे सेम आता है ये। यानी हमारे पास 2 मेथड हैं ये निकालने के, एक तो हम इससे निकाल लें या दूसरा इससे निकाल लें, राइट। पर ये सारा हमने किया क्या है, क्या चीज़ निकल कर आया है, ये जो 3 चीज़ हमने निकाली हैं ये हमारी बन के आई हैं, इसको हम बोलेंगे वेट। इसका मतलब सिंपल सा ये बन गया है हमारा कि जो पहला चीज़ था, किसका किया था हमने, ब्रांड प्लेसमेंट एक्सपोजर का, एक्सपोजर 67% इम्पोर्टेंट है,
जो सेकंड है प्लेसमेंट वो 24% और ब्रांड नेम तो सिर्फ 9% इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ब्रांड एक है तो प्लेसमेंट 3 है और प्लेसमेंट 3 है तो एक्सपोजर 21 है। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा फर्क है। यानी ब्रांड का जो वेटेज है वो सिर्फ 9%, सेकंड जो है प्लेसमेंट उसका 24% और थर्ड एक्सपोजर का है 67%। अब ये तो थी कि कैलकुलेशन कहाँ से आती हैं और ये लैम्डा चाहे ऐसे निकालें ऐसे निकालें। अब आपको क्या करना है इस केस में, आपको सिर्फ इतना सा करना है, ये कुछ कैलकुलेटर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अब मैंने एक नया बना दिया कैलकुलेटर जो 10x10 के कंपैरिजन करके आपको सारे कैलकुलेशन दे देगा। हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो अब जैसे देखिए ब्रांड का यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.333, 1/7 है तो जितना लंबे डेसिमल प्लेस में लिखें ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशंस रहेंगी। इसमें आप जो एंट्री कर सकते हैं सिर्फ अपर ट्रायंगुलर में कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, ये रीड ओनली है। आप कुछ कहेंगे तो ये मना कर देगा, चेंज नहीं कर सकते। जो भी यहाँ लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा देख के लिखना पड़ेगा कि एक बार आप अपनी टेबल लिख लें। ये चीज़ जैसे आप नीचे एंटर नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपर ट्रायंगुलर में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या चीज़ है, 0.333, तो हमारी सीधा वेट निकल कर आ गया 8, 24, 67, जो हमने इतनी लंबी कैलकुलेशन से निकाला था ना, ये 8, 24 और ये आई थिंक ये 8.8, 8.79, सॉरी 8% है, ये 24 है, 67 है, ठीक है। और इनका ये एक ग्राफ भी आ जाता है, ये 67%, 24 और 8%। नाउ नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब नेक्स्ट हमें एक काम ये करना है, ये कैलकुलेशन वाला तो मैं बंद कर देता हूँ, मैक्रो वाला, इसको तो हमें नहीं चाहिए। अब एग्जाम्पल पे देखिए, एग्जाम्पल में हम अब इसको इस तरह से लिखते हैं कि ये तो है हमारा क्राइटेरिया, ठीक। क्राइटेरिया का वेट कितना है, ब्रांड का हमारे पास आया है, ये तीन ही है चीज़ों, कॉपी और यहाँ पेस्ट नहीं, पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा क्योंकि वो एक फॉर्मूला है। ये हमारा तीनों आ गया, ये वेटेज आ गया है जो इसमें दिया था ना, इस टेबल का कंक्लूजन ये आ गया है, वेट निकल कर आ गया है। अब यही चीज़ हम करेंगे दोबारा। अब मैं सीधे अपनी एक टेबल जो फाइल है ये यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखना है मुझे 5, 7 और 3, मैं ब्रांड के लिए काम कर रहा हूँ, और एक्स वाई जी की वैल्यूज़ में यहाँ पे ले लेता हूँ। ये मुझे चाहिए ब्रांड के अंदर, मुझे 3 वैल्यू चाहिए एक्स वाई जेड की, 1, 5, 7, तो यहाँ लिखा 5, यहाँ है 7 और ये वैल्यू है 3 और वेट आ गया है 7। यानी इसका ये कहना है, जब आपने ब्रांड की बात की, जो आपने दिया है उसके अनुसार x जो है, रिमेंबर अब a का मतलब x है यहाँ पे, इसमें अगर आपको चेंज करना है, मैं एक बार आपको फिर बता दूं, आप ये चेंज ऐसे कर सकते हैं, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ z, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। ओके कर सकते हैं ओके रह गया होगा ये लूज करना, लेकिन ये बाकी की चीज़ें अपने आप ले लेगा। मैं एक बार तक ये ओके लॉक नहीं है, ये हिडन है लेकिन लॉक नहीं है। वापस आते हैं, 7, 8 दिस कॉपी, और इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं लेकिन ट्रांसपोज के साथ, और वैल्यूज़ मतलब फॉर्मूले छोड़ दें, और ट्रांसपोज मतलब हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कर दें। ये वेटेज है ब्रांड के अंदर, एक्स का वेटेज है 73%, इंपॉर्टेंस वाई का है 18 और जेड का है 8%। व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट, प्लेसमेंट में हमें वैल्यू पुट करनी है ये वाला 1/7, दैट इज 0.142857, 1/3 and this is 5 will be kept as 5। तो जब आप ये वाले सब चीज़ करेंगे, यहाँ पे कुछ और कैलकुलेशंस भी चल रही हैं, CI क्या है, RCI क्या है, CR है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो CR है ये हमारा 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कंसिस्टेंसी हमारे चेक करता है, ठीक है। इसको भी पहले इस चीज़ को पूरा कर लें, 8, 7 कॉपी कर लेते हैं, पे स्पेशल वैल्यूज़, क्योंकि पीछे वो फंक्शन फॉर्मूले हैं वो छोड़ दें और ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज नहीं हुआ, पे स्पेशल वैल्यू एंड ट्रांसपोज। इसी तरह थर्ड एक्सपोजर के अंदर हमें यहाँ प्लेस करना है 5 और 1/5 और 1/5। अब आप एक देखिए, सबसे पहले तो क्या हुआ, CR ये हो गया 25%, मतलब ये बिल्कुल गलत है, इनकन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। वी हैव टू आस्क द यूज़र, आप एक बार दोबारा चेक करें, ये आपका ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है ये,
वही वाली बात होगी कि अगर आप x का कंपैरिजन करते हैं y से, जो मैंने आपको बताया था कि ये आपका Z25 आना चाहिए और z और y का आपने ठीक नहीं दे रखा। लेट्स से अगर मैं 9 कर दूं, ये मुझे एंड यूजर को बोलना पड़ेगा आप इस बार दोबारा भरें, ये ठीक नहीं भरा हुआ आपने। 9 करके देख लो मैं एक बार यहाँ पे कि अगर मैं इसको 9 करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/9। चेक करते हैं, 1/9 का मतलब होता है 0.1111। इनकंसिस्टेंसी अभी भी बहुत ज़्यादा है, 10% है, 10 से कम होनी चाहिए इनकंसिस्टेंसी। एंड यूजर को बोलना पड़ेगा ये आप दोबारा भरें जी। जेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाई से, नॉट 9 टाइम्स, एक्स से 9 टाइम्स और वाई से लेट से 3 टाइम्स। ऐसा हम करके देखते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 1/9। इसमें देखें करके, इसमें इनकंसिस्टेंसी आती है क्या? 0.2, 1/9 का मतलब होता है 111 और 1/3 का मतलब होता है 333। हाँ जी, अब इनकंसिस्टेंसी ठीक है, 2% ही है। तो ये हमें एंड यूजर को बोलना पड़ेगा कि आप इस तरह के इनकंसिस्टेंट रिजल्ट ना दें। वैल्यू एंड ट्रांसपोज 4 हमने कंपैरिजन ये किए थे। कंक्लूजन क्या निकला? जब हमने ब्रांड एक्सपोजर को और प्लेसमेंट को कंपैरिजन किया तो हमारा निकल कर आया कि इस सारे के अंदर एक्सपोजर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूज़र ने जो डाटा दिया है उसके अनुसार। अब देख भी सकते हैं ब्रांड के कंपैरिजन में एक्सपोजर ब्रांड से 7 टाइम्स है और जो प्लेसमेंट है वो ब्रांड से 3 टाइम्स है। तो और एक्सपोजर प्लेसमेंट से 3 टाइम्स है, यानी बेसिकली ये ब्रांड से कितना हो गया? एक्सपोजर 3 टाइम्स और प्लेसमेंट ब्रांड से इतना ऑलमोस्ट 21 टाइम्स हो गया ये, तो 67%। जब हमने x को कंपेयर किया ब्रांड के ऊपर, इन तीनों में x सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो हमने ऐसे दिया था ना, x इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट में y सबसे इंपॉर्टेंट है और एक्सपोजर के अंदर z सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल क्या निकला हमारा, क्या कंक्लूजन निकला? तो ओवरऑल इनका टोटल कर देते हैं हम, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, और इसमें से b को हम लॉक कर दें। आई थिंक ये थोड़ा सा एक्सेल आपको, मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है। ये हमारा स्कोर हो गया कि ये तो ओवरऑल स्कोर था। देखिए अगर मैं वेट ना लूँ तो हो गया कि x का, y का, z का और इनका टोटल कर दें। तो लेकिन इनका तो वेटेज है ना, तीनों इक्वल थोड़ी हैं। अगर वेटेज नहीं होता तब तो हम बोलते भाई y बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलोड बाय z एंड x। लेकिन z ने किस पे ध्यान दिया? z ने उस पे ध्यान किया है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेट जिसका सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब तीनों ही फील्ड में तीनों काम कर रहे हैं, ब्रांड पे भी तीनों काम कर रहे हैं। x का मैक्सिमम फोकस है ब्रांड पे, y का है प्लेसमेंट पे और z का है एक्सपोजर पे। तो एंड यूजर किसको ज़्यादा वेटेज दे रहा है? एक्सपोजर को दे रहा है ना। तो ये हमने उन स्कोर को कन्वर्ट कर दिया और अब इस कन्वर्टेड स्कोर का टोटल हम निकाल देते हैं। सबसे ज़्यादा आया है जेड, तो हमारा डिसीजन रहेगा चूज जेड। जेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेड ने कहाँ पे मेहनत की? जेड ने उस एरिया में काम किया जिसको एंड यूजर सबसे ज़्यादा वेटेज देता है, यानी एक्सपोजर पे। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 1% का डाटा है ये, अभी ये सबका डाटा नहीं है, ये 1% की बात हो रही है, उस पर्सन ने क्या दिया है। इसी तरह हम दूसरे तीसरे चौथे सबका करके ये पहले पर्सन का ये स्कोर आ गया। तो वेटेज का करके हम अगर 100 आदमियों का करें ऐसा या 10 का करें तो वेटेज का भी हम एवरेज ले सकते हैं और इनका भी एवरेज ले सकते हैं। एक पर्सन के अनुसार इसकी ओवरऑल चॉइस हुई कि क्या सबसे अच्छा है। अगर हम इस तरह का सोचते हैं तो हमारा कंक्लूजन ये निकला, इसमें जेड सबसे अच्छा है। ये हमारा निकल कर आया है। तीनों के क्या क्या वेटेज हैं? ये तीनों के वेटेज हैं। अगर आप परसेंटेज में डिनोट करना चाहें तो ये वेटेज है हमारा। क्या क्या स्कोर है इनका? इंडिविजुअल स्कोर इनका इतना है और अगर हम वेटेड स्कोर देखें ये हमारा वेटेड स्कोर है। तो ये तो हमारा हो गया ओरिजिनल स्कोर, इसको लिख देता हूँ। और नेक्स्ट हमारा है, ये है वेटेड स्कोर। और वेटेड स्कोर का जो टोटल है, टोटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा निकल कर आता है जेड। जेड इज द विनर, तो जेड में एडमिशन करवा देना चाहिए इनको। तो एएचपी क्या करती है? बेसिकली कंपैरिजन करवा के पेड कंपैरिजन से और उसको कन्वर्ट कर देते हैं रेशो डाटा में। तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं कि ये इससे अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे 3 टाइम्स इंपॉर्टेंट है या 2.5 टाइम्स इंपॉर्टेंट है, ये इससे अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स ज़्यादा स्कोर है इसका।
तो यानी जो रैंक हम दे रहे थे, रैंक में भी हम ऐसे ही बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पर उसको स्कोर कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। यहाँ पर आप 2 भी दे सकते हैं, 5.1 भी दे सकते हैं, लेकिन आपके इसके अंदर इनकंसिस्टेंसी है या नहीं ये चेक की जाती है। और ये हमारी जो दूसरी फाइल है AHP, इस फाइल में की जाएगी। तो इन सब का क्या मीनिंग है और इसके ऑनलाइन कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।